हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के आगे के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, अभी अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए। इफ लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड ए विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, बी सख्त अनुशासन लागू करना, सी प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाना या डी समान सीखने की गति पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ए, यानी विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अधिगमकर्ता यानी लर्नर अधिगमकर्ता द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करने चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि अध्यापन विधियां यानी कि जो टीचिंग मेथड का चूज करते समय वो स्टूडेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग करें, यानी तेज बुद्धि के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जो टीचिंग मेथड है वो कम बुद्धि के स्टूडेंट को पढ़ाने की टीचिंग मेथड से डिफरेंट होना चाहिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया है। ए स्किनर द्वारा, बी टर्मेन द्वारा या सी बीने द्वारा या डी स्पेरमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन है बी, यानी टर्मेन द्वारा। बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो प्रत्यय है वह सर्वप्रथम 1916 में टर्मेन द्वारा प्रयुक्त किया गया था। टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया है वो है IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA होती है मेंटल एज और C होती है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज वो होती है यानी मानसिक आयु वो होती है, यानी कोई बच्चा अगर 8th क्लास में है और वो 10th क्लास की मैथ की बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है तो उस बच्चे में मानसिक आयु पाई जाती है। और क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है यानी बच्चे की रियल एज जो वास्तविक आयु है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन टर्मेन है। टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है वह सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था। और क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया है। ए कार्ल रोजर्स द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी सिगमंड फ्रेड द्वारा या डी स्किनर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कार्ल रोजर्स द्वारा प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया है। अमेरिकी जो मनोचिकित्सक हैं कार्ल रोजर्स ने प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने जो ज्ञान का प्रयोग है वो एक कार के इंजन के रिपेयर करने में किया था। एक्सपीरियंस द्वारा सीखने की क्रिया व्यक्ति के विकास यानी डेवलपमेंट और परिवर्तन के समतुल्य होती है। तो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड हैवीली ऑन ए आधारभूत सुविधाओं पर, बी वित्तीय प्रावधानों पर या सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर या डी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन है डी, यानी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि दोनों कोरिलेटिव होते हैं तथा एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षा पूर्ण रूप से शिक्षित व प्रशिक्षित नहीं होंगे तो विद्यालय शिक्षा का जो लेवल है वो गिर जाएगा। इस प्रकार टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी और प्रशिक्षण है वो विद्यालय शिक्षा को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 20, गैने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। अकॉर्डिंग टू गैने द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कंडीशन इज ए सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, बी समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, सी चीन यानी सिग्नल अधिगम परिस्थिति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है बी, यानी समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कंडीशन। गैने के अकॉर्डिंग समस्या समाधान जो अधिगम परिस्थिति संज्ञात्मक प्रक्रिया का जो है उच्चतम स्तर है। इसमें एक विशेष समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक जटिल नियम जो एल्गोरिथम तथा प्रक्रिया का आविष्कार करने की क्षमता विकसित करना और फिर एक समान प्रकृति की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए विधि का जो है उपयोग करना शामिल है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग का ये कथन है। ए थॉमसन का, बी गुड का या सी स्किनर का या डी बर्नट का। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है सी, यानी स्किनर। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। स्किनर ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा का जो संबंध में यह कहा गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की जो आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों को वस्तुओं की ओर निर्देशित करती है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22,
अभिभावकों को चाहिए। ए, बच्चों के कार्यों पर निगरानी रखना। बी, ट्यूशन की व्यवस्था करना। सी, अपने बालकों की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना। या डी, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है सी, यानी अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना। पीरियडिकली डिस्कसेस द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड। बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है कि वे अपने बच्चों के शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रगति का समय समय पर एवल्यूशन करें और आवश्यक चर्चा करें। इससे बालकों के डेवलपमेंट की सही स्थिति एवं कमजोरियों को दूर करने में जो है हेल्प मिलती है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विपरीत करने की योग्यता। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है। ए, इंद्रिय जानिकामक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। विपरीत करने की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू रिवर्स। पियाजे के संज्ञात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है गुण नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। शिशु इस अवस्था में जो है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लेखित शिक्षा के स्तंभों में से किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित नहीं किया है। ए, कमाने के लिए सीखना। बी, जानने के लिए सीखना। या सी, साथ रहने के लिए सीखना। या डी, कुछ करने के लिए सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कमाने के लिए सीखना, लर्न टू अर्न। यूनेस्को की 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लेखित शिक्षा के स्तंभों में से कमाने के लिए सीखना को शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित नहीं किया है। शिक्षा आयोग ने शिक्षा को आय का साधन न मानकर बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देने का साधन माना है। शिक्षा बालक के जीवन का एक हिस्सा है तथा वह बालक के लिए बहुउपयोगी है, जबकि शेष जो ऑप्शन है, जानने के लिए शिक्षा सीखना या साथ रहने के लिए सीखना तथा कुछ करने के लिए सीखना, शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित यानी इंक्लूड नहीं किया है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, नहीं पूछा था, इसलिए ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है। लेवल ऑफ टीचर मोटिवेशन डिपेंड ऑन ए, उच्च वेतन पर यानी हाई सैलरीज। बी, अधिकारी सदस्य स्थिति पर यानी ऑफिसर लाइक स्टेटस। या सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। या डी, विद्यार्थी और व्यवसायों के प्रति वचनबद्धता, कमिटमेंट टूवर्ड्स पीपल एंड प्रोफेशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है डी, यानी विद्यार्थियों और व्यवसायों के प्रति वचनबद्धता पर कमिटमेंट टूवर्ड्स पीपल एंड प्रोफेशन। शिक्षा के जो क्रम में अध्यापक को ज्ञानवान होना चाहिए, जिससे कि उसका जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है विद्यार्थी और व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता या संपूर्ण समर्पण हो। प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो है उत्तेजित करती है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द पर्सनैलिटी। ए, सामाजिक कारक सोशल फैक्टर। बी, सांस्कृतिक कारक कल्चर फैक्टर। या सी, संवेगात्मक कारक इमोशनल फैक्टर। या डी, सभी विकल्प सही है, ऑल ऑप्शन आर राइट। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी एक व्यक्ति इंडिविजुअल संरचना है जो कि न केवल आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है बल्कि वह बाह्य कारकों से भी प्रभावित होती है, जैसे सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक। व्यक्तित्व मनुष्य के आदतों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का जो है संगठन है। यह जीव शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में संयुक्त उपक्रम जो है द्वारा उत्पन्न होता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सभी जो विकल्प है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य हैं। बी, वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है। या सी, वृद्धि विकास का एक भाग है। या डी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है बी, यानी वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है। ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का जो प्रयोग है वो परिमाणात्मक परिणाम है, यानी कि उसको मेजर हम कर सकते हैं, यानी कि वृद्धि को जो है मापा जा सकता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, यानी वृद्धि जो है वो एक सीमा तक आके, एक आयु तक आके रुक जाती है, जबकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है वो क्वांटिटिव होता है, यानी कि उसे हम माप नहीं सकते हैं। जैसे बुद्धि को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ लंबाई को नापा जा सकता है, इसलिए वृद्धि मापी जाती है, जबकि विकास को हम माप नहीं सकते हैं।
विकास जो है वो परिणामात्मक परिणाम के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ए तरल बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी भाषाई बुद्धि या डी संगीतीय बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ए यानी तरल बुद्धि। गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें हमें लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि, स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशियल जो बुद्धि है, और शारीरिक यानी कि बॉडली काइनेस्टिक, और संगीतीय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और व्यक्तिगत अन्य जो बुद्धि होती है यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और प्रकृतिवादी यानी न्यूरलिस्ट, और अस्तित्ववादी यानी कि एग्जिस्टेंटलिस्ट इंटेलिजेंस बुद्धि को शामिल किया है। यानी कि लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो विचारों को व्यक्त करती है, और लॉजिकल यानी कि मैथमेटिकल जो बुद्धि है वो गणितीय लोगों में पाई जाती है। जो स्पेशल यानी जो इंटेलिजेंस है वो जो है जैसे ड्राइंग हो गया, ड्राइंग करना या पजल करना, ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। और जो बॉडली काइनेस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो एथलेटिक्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। और जो म्यूजिकल है वो जो संगीत का जो निर्माण करती है उनमें पाई जाती है। जो इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो दूसरों को समझने, प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता को या स्वभाव को पहचानने में की जाती है। और जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो अंतर्ज्ञान है, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन है, इमेजिनेशन, जैसे कोई व्यक्ति बहुत कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है या क्रिएटिविटी करता है, तो ऐसे लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। और जो नेचुरलिस्ट है यानी प्रकृतिवादी जो बुद्धि है वो पर्यावरण से संबंधित लोगों में पाई जाती है। जैसे किसी लोगों को पौधों से लगाव होता है, या कोई जैसे फार्मर है या कोई एनिमल ट्रेनर है, ऐसे लोगों में प्रकृतिवादी बुद्धि जो है पाई जाती है। और जो अस्तित्ववादी बुद्धि है यानी कि एग्जिस्टेंटलिज्म है वो संवेदनशील होती है। वो होती है जो बहुत डीप मतलब क्वेश्चन करते हैं, जैसे अबाउट मतलब जैसे हम क्यों जी रहे हैं या हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो संत लोग हैं उनमें जो है अस्तित्ववादी जो है बुद्धि पाई जाती है। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, तरल बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। ए जीन मार्क गैस्पर्ड इटियार्ड, बी एडवर्ड सेविन, या सी मारिया मॉन्टेसरी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है ए यानी जीन मार्क गैस्पर्ड इटियार्ड। जीन मार्क गैस्पर्ड इटियार्ड को अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। इनका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1774 को पेरिस में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम जो है बाल केंद्रित शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया था। तो इन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरिन से जो है एक विश्व ख्याति प्राप्त की थी। तो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ है? इन विच ईयर द यूएन कन्वेंशन on the right of person with disabilities was held? A 13 December 2004, B 13 December 2005, या C 13 December 2006, या D 13 December 2007। तो 30 का राइट ऑप्शन है C यानी 13 दिसंबर 2006 यानी 13 दिसंबर 2006 में निःशक्त व्यक्ति यानी जो डिसेबिलिटीज होते हैं पर्सन, उनके राइट के लिए यूएन सम्मेलन हुआ था। जो निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशनल सम्मेलन 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसका उद्देश्य जो है वो विकलांग लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो आज कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।